अगले कुछ दिनों में किन्नान ने खुद को अपनी साधना में डुबो दिया। दिव्य युद्ध आत्मा उसके पीछे मंडराती रही, स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को आकर्षित करती रही, जिससे वो भर गया। जैसे ही किन्नान ने सांस ली और सांस छोड़ी, आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में प्रवेश करते ही दो बड़े सांपों में बदल गई। दिव्य युद्ध आत्मा के 7वें दर्जे तक बढ़ने के बाद उसकी साधना की गति भी दोगुनी हो गई थी। इसके बावजूद किन्नान ने बॉडी टेम्परिंग दायरे की दूसरी परत को तोड़ने के लिए पूरे 3 दिन का समय लिया। बॉडी टेम्परिंग दायरा ये 10 परतों में विभाजित है और प्रत्येक परत शरीर को और मजबूत करती है। जितनी अधिक परतें आप तोड़ेंगे, ये उतना ही कठिन होगा और उतनी ही अधिक आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होगी। हालांकि मेरे पास दिव्य युद्ध आत्मा है, फिर भी मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। किन्नान की नजर दृढ़ और दृढ़ थी, क्योंकि उसने तुरंत खुद को एक बार फिर से अपनी साधना में डुबो दिया। भले ही उसके पास एक दुर्जेय मार्शल स्पिरिट था, लेकिन उसके दूसरे स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे की ताकत अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। इस समय किन कबीले के कॉन्फ्रेंस हॉल के भीतर किन तियान ने बैंगनी मिंगफर का लबादा ओढ़ा और मुखिया की सीट पर सीधा बैठ गया। उसके ऊंचे आकार से शक्ति का एक अमूर्त दबाव निकल रहा था। किन तियान के नीचे 3 बूढ़े बैठे थे। बूढ़ों के समूह के नेता ने एक सुनहरा गाउन पहना हुआ था और उसका रंग लाल था। उसने किन तियान से निकलने वाले शक्तिशाली दबाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बार प्रवेश करने के बाद से किन तियान की ओर एक नजर भी नहीं डाली थी। उसका नाम किन तिबा था और वो किन कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग भी था, साथ ही किन चांगकों का पिता भी था। किन तिबा के पीछे 2 बूढ़े लोग किन कबीले के दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग थे। दोनों के पास किन कबीले में एक प्रमुख अधिकार था। दूसरे बड़े और तीसरे बड़े सावधानी से पीछे बैठे थे। उनकी आंखें झपक रही थी, क्योंकि उनकी निगाहें किन तियान और किन तिबा पर टिकी थी। जब से किन चांगकोंग ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाया था, तब से सुप्रीम एल्डर और पैट्रियार्क के परस्पर विरोधी विचार बहुत स्पष्ट थे। आज हमें यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं? किन तिबा ने चाय के प्याले को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उदासीनता से पूछा। दूसरे बड़े और तीसरे बड़े को भी अपनी शंकाएं थी। कबीले के सम्मेलन का समय अभी कुछ समय बाद होना चाहिए। चूंकि सुप्रीम एल्डर ने मुझसे पूछा है, तो मैं पूरी तरह से सच बोलूंगा। किन तियान ने अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ उत्तर दिया। आज मैं आपको यह बताने के लिए यहां इकट्ठा हुआ हूं कि मैं पैट्रियार्क के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए किन्नान को साधना के लिए 1000 बॉडी टेम्परिंग गोलियां हस्तांतरित करूंगा। ये शब्द पूरे हॉल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। किन तिएबा और दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया। किन तिएबा इस हद तक अवाक रह गए कि उन्होंने अपनी चाय थूक दी, जिसके बाद एक गुस्से भरी आवाज आई। क्या किन तियान, तुमने क्या कहा? तुम वाकई उस कचरे में 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स डालना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के चेहरे भी सदमे से भर गए। वो 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स थे। किन तियान ने उन पर और ज्यादा विचार नहीं किया और उदासीनता से कहा, चूंकि सुप्रीम एल्डर को यह मंजूर नहीं है, तो मैं 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स लगा सकता हूं। चूंकि मैंने एक कदम पीछे लिया, तो क्या तुम्हें भी एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए? तुमने क्या कहा? किन तिएबा ने तीखी आवाज में चिल्लाया। इस संक्षिप्त क्षण में किन तियान द्वारा बोले गए कुछ शब्दों ने उसे गुस्से से लगभग पागल कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने एक कदम पीछे ले लिया? 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स से 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स तक? तुम इसे एक खूनी कदम पीछे लेना कहते हो? किन तियान, मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यहां तक कि मेरे बेटे को भी महीने में केवल 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलती है।
तुम अपने बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दोगे? तुम पागल हो, किन तिबा ने गुस्से में चिल्लाया। दूसरे एल्डर ने भी अपना सिर हिलाया। कुलपति, मैं भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स हमारे किन कबीले के शिष्यों के लिए 5 महीने के साधना संसाधनों के बराबर है। जब तुमने किन नान को 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी तो हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स तो असंभव है। तीसरे एल्डर ने भी उसी तरह तुरंत जवाब दिया। पहले तो उसने किन तियान और किन तिबा के बीच बहस में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन किन तियान की मांग बहुत ज्यादा थी। किन तियान का चेहरा उदासीन बना रहा क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, मैंने आज तुम्हें इस मामले पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने पहले ही इस पर फैसला कर लिया है। चिंता मत करो, आज से मेरी सारी मासिक कमाई इस मांग की भरपाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। किन कबीले के कुलपति के रूप में उन्हें हर महीने 15 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मिलती थी। गणना के अनुसार यह तरीका ज्यादा समस्या नहीं होगी और किन तियान को केवल एक छोटी सी कमी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप कुछ भी कहें, आप निश्चित रूप से इसे उस कचरे को नहीं दे रहे हैं, किन तिएबा ने तीखी आवाज में कहा। मूल रूप से वो किन चांगकों को खेती करने के लिए बड़ी मात्रा में बॉडी टेम्परिंग पिल्स देना चाहता था, लेकिन अब किन तियान एक साथ 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स ले रहा है। वो किन चांगकों को बॉडी टेम्परिंग पिल्स कैसे देगा? किन तिएबा के वाक्य पूरा करने से पहले एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी जो तुरंत उसके कानों में गूंज उठी। हम यही करेंगे, तुम जा सकते हो। किन तियान ने अपने शब्दों में निहित जियांटियन दायरे की शक्ति के साथ जोर से आदेश दिया। दबाव तुरंत बढ़ गया। किन तिएबा का गुस्सा तुरंत ही पीला पड़ गया। वो दबाव को झेलने में असमर्थ था। नहीं, उसके पीछे खड़े 2 बुजुर्ग, उनकी आंखों में डर के निशान दिखाई दे रहे थे। किन तियान किन कबीले का नंबर एक विशेषज्ञ था और एकमात्र जियांटियन क्षेत्र अस्तित्व था। किन नान स्वाभाविक रूप से किन कबीले के सम्मेलन हॉल के मामलों के बारे में नहीं जानता था। वर्तमान में वो पूरे दिल से खुद को साधना में डुबो रहा था। शरीर के तापमान के क्षेत्र में एक व्यक्ति की साधना का क्रम त्वचा और मांस से शुरू होना चाहिए, फिर मांसपेशियों और हड्डियों तक, फिर आंत और रक्त तक। हालांकि शरीर के तापमान का क्षेत्र शरीर की समग्र शक्ति को बढ़ाता है, फिर भी इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता होती है। मेरी त्वचा और मांस पहले से ही बेहद ठोस हो गए हैं, इसलिए मुझे अब मांसपेशियों और हड्डियों को कठोर बनाना चाहिए। जब से किन नान ने दिव्य युद्ध आत्मा को जागृत किया था, ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश कर गया था। इससे उसके विचार अधिक से अधिक बोधगम्य हो गए थे। वो अब थोड़े समय के लिए केवल उस पर विचार करने से अधिक जटिल और जटिल प्रश्नों को पूरी तरह से समझने में सक्षम था। हालांकि इस बिंदु के बारे में किन नान खुद निश्चित नहीं थे। इस पर विचार करने के बाद किन नान ने अपने शरीर के भीतर मांसपेशियों और हड्डियों की ओर बहने के लिए जोरदार आध्यात्मिक क्यूई का मार्गदर्शन करना शुरू किया। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई मांसपेशियों और हड्डियों के साथ एकीकृत हुई, किन नान ने अपनी मांसपेशियों के साथ साथ अपनी हड्डियों पर भी जोर लगाया और प्रहार किया, जिससे एक कमजोर विस्फोट हुआ। इस क्रिया से पता चला कि उसके शरीर की ताकत एक और गुना बढ़ गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पूरे 3 दिन बीत गए। किन नान ने लगातार आध्यात्मिक क्यूई को अपने पूरे शरीर में प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया। वर्तमान में वो निस्वार्थता की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। यहां तक कि किन नान खुद भी निश्चित नहीं थे कि उनके पूरे शरीर में कितनी बार क्यूई प्रसारित हुई थी। अचानक किन नान का शरीर कांपने लगा और उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही है। खड़े होते ही किन नान की आंखें अचानक खुल गई। उसके शरीर के अंदर की मांसपेशियों और हड्डियों ने विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ साथ एक अमूर्त शक्ति भी दी। किन नान के केंद्र के भीतर
शक्तिशाली क्यूई ने उछाल दिया, जिससे धुआं और धूल सभी दिशाओं में फैल गई। ये है बॉडी टेम्परिंग दायरे की तीसरी परत। जैसे ही किन नान ने अपने शरीर से बढ़ती शक्ति को महसूस किया, उसकी आंखों में एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसने जिस साधना में अपना पूरा दिल लगाया था, वो व्यर्थ नहीं गया। हालांकि किन नान इस बात से अनजान था कि अगर कुछ ही दिनों में उसके तीसरी परत को तोड़ने की खबर फैल गई, तो बहुत से लोग इस हद तक उत्तेजित हो जाएंगे कि वे खून खांसने लगेंगे और मर जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की साधना की गति अत्यधिक राक्षसी थी। 7वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट का होना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। चूंकि पिता ने मुझसे वादा किया था, तो वे मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां जरूर लाएंगे। हालांकि मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना परेशानी भरा होगा, इसलिए वे शायद अगले कुछ दिनों में नहीं आएंगी। किन नान ने इस बारे में थोड़ा सोचा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या हुआ था, फिर भी वे इस बिंदु तक का अनुमान लगा सकते थे। अगर मैं सिर्फ अपनी साधना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूं, तो यह पर्याप्त नहीं है। मुझे अपने मार्शल कौशल का भी अभ्यास करने की जरूरत है। केवल इसके जरिए ही मैं अपनी युद्ध शक्ति की पूरी क्षमता को उजागर कर पाऊंगा। चूंकि ऐसा है, तो मैं लोंगू पर्वत श्रृंखला की ओर जाऊंगा और थंडर क्रैश सेबर आर्ट की साधना करूंगा। किन नान की नजरें झपक उठीं, क्योंकि उन्होंने जल्दी से ये तय कर लिया। लोंगू पर्वत श्रृंखला लिनशुई शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। किंवदंतियों में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिसने पहाड़ के भीतर एक ड्रैगन की कराह और एक बाघ की फुफकार सुनी थी, इसलिए पर्वत श्रृंखला का नाम पड़ा। टीएल नोट: लोंगहू। लोंग का मतलब ड्रैगन, हु का मतलब बाघ है। बेशक इस किंवदंती का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हालांकि लोंगहू पर्वत श्रृंखला के भीतर कई राक्षसी जानवर थे। इस प्रकार ये मार्शल कौशल का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। किन नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने से पहले अपने परिवार के पहरेदारों के साथ लोंगहू पर्वत श्रृंखला में अक्सर अपने मार्शल कौशल का अभ्यास किया। लोंगहू पर्वत श्रृंखला में अभ्यास करते समय बिजली गिरने के कारण उन्हें दिव्य युद्ध आत्मा भी प्राप्त हुई। हालांकि किन नान ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनका सामना ऐसे लोगों से होगा जिनकी उन्हें कम से कम उम्मीद थी। किन नान ने लोहे और पत्थर से बनी एक काली कृपाण चुनने के बाद किन कबीले को छोड़ने और लोंगहू पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने से पहले 5 दिनों के लिए पर्याप्त राशन साथ लाया। लिनशुई शहर और लोंगहू पर्वत श्रृंखला के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। पर्वत श्रृंखला पर कदम रखने से पहले किन नान को लगभग 4 घंटे ही लगे थे। थंडर क्रैश कृपाण कला, ये शक्ति और इसकी क्षणिक विस्फोटक शक्ति पर जोर देती है। अगर मुझे इस कृपाण कला की साधना करनी होती, तो वो स्थान सबसे अच्छा स्थान होता। किन नान ने अपनी याददाश्त के अनुसार सावधानी से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा। हालांकि वो केवल 3 लीही चला था, फिर भी किन नान ने इस रास्ते पर 1 घंटा बिताया था। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि लोंगहू पर्वत श्रृंखला के भीतर अनगिनत राक्षसी जानवर थे। किन नान पूरे दिल से कृपाण कला की साधना करना चाहता था, इसलिए वो किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसके सामने विशाल पेड़ों के बीच से एक झरना दिखाई दिया। झरने की ऊंचाई 10 मीटर थी। पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ 20 मीटर परिधि वाली छोटी झील में जा गिरा। यही वो जगह है। किन नान की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत आसपास का जायजा लिया। आखिर में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने राशन नीचे रख दिया और झील में कूदने से पहले ब्लैक आयरन सेबर को पकड़ लिया। थंडर क्रैश सेबर 8 बिजली की तरह तेज गति से वज्रपात की तरह प्रहार करता हुआ किन नान झील की सतह पर आंखें बंद करके खड़ा था। थंडर क्रैश सेबर 8 की हर हरकत और इशारा उसके दिमाग में उभर आया। इसके तुरंत बाद उसने अचानक ब्लैक आयरन सेबर को लहराया
जो ठंडी रोशनी में बदल गया, पानी को चीरता हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि किन नान के पास तीसरी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना थी, वो पानी के प्रतिरोध के कारण केवल एक छोटा सा हिस्सा ही काट पाया। इसके बाद पानी तेजी से अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। इसके तुरंत बाद किन नान ने लगातार पानी को काटा, एक के बाद एक टुकड़े। समय बीत गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में किन नान निस्वार्थ अवस्था में था, क्योंकि वो लगातार पानी के खिलाफ कटाव कर रहा था। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। किन नान को नहीं पता था कि उसने कितनी बार कटाव किया था, लेकिन उसकी नजर झील की सतह पर मजबूती से टिकी हुई थी। टिमटिमाती तलवार की आभा को पास से गुजरते हुए देखकर उसका दिल बेतहाशा चिल्लाया, जैसे कि वो एक पागल दानव हो। उसकी चीख के बाद किन नान के टुकड़ों की बौछार की गति लगातार तेज और भयंकर होती गई। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। इस समय जब किन नान अपनी साधना के भीतर निस्वार्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका था, एक पारदर्शी और भव्य मानव अवतार धीरे धीरे किन नान की पीठ से उभरा। इसने भयानक दबाव उत्सर्जित किया। दिव्य युद्ध आत्मा वास्तव में अपने आप ही उभरी थी। स्वाभाविक रूप से किन नान ने इस उपस्थिति को नहीं पहचाना था और अभी भी अपने निरंतर काटने में डूबा हुआ था। प्रत्येक टुकड़ा उसकी पूरी शक्ति को रोक रहा था, जिसमें वह एक बार में सब कुछ छोड़ देता था। यहां तक कि जब उसका हाथ सुन्न होने लगा और उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी, तब भी उसके प्रत्येक टुकड़े में रुकने का जरा भी संकेत नहीं दिखा। ये किन नान का व्यक्तित्व था। जब वो किसी चीज पर निर्णय लेता तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता जिसमें वो पूरी लगन से उस पर ध्यान केंद्रित करता। भले ही वो अपना लक्ष्य हासिल न कर पाए, लेकिन वो चीजों को यूं ही नहीं छोड़ता। वो कभी हार नहीं मानता। अचानक किन नान के मन में एक बर्फीली रोशनी टिमटिमाने लगी। निस्वार्थ अवस्था में और अपनी कृपाण लहराते हुए उसकी हरकतें अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव दिखाई दिया। ये किन नान ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका मन स्पष्ट और शांत हो गया था, क्योंकि उसे एक पल पहले की टिमटिमाती ठंडी रोशनी याद आ रही थी। जब वो वहां खड़ा था, 6 घंटे बीत चुके थे। स्विश! किन नान की आंखें अचानक खुली। अब मैं समझ गया। उसने अचानक अपने हाथों में ब्लैक आयरन सेबर घुमाया और उसके घुमाने के तुरंत बाद एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। ये कृपाण आभा बिजली के झटके की तरह थी, जो पलक झपकते ही पानी को चीरती हुई निकल गई। तेज गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। उसके बाद पानी की सतह पर एक चिकना कट उभरता हुआ दिखाई दिया। ये कट कुछ समय तक बना रहा और फिर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया। कृपाण से एक को 2 भागों में विभाजित करना, भले ही वो सिर्फ पानी ही क्यों न हो, ये थंडर क्रैश सेबर कला के आधार चरण का प्रतीक था। जब किन नान ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि थंडर क्रैश सेबर कला को साधना इतना आसान होगा। किन नान के शुरुआती अनुमान के अनुसार उसे लगा था कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसे कम से कम 5 दिन लगेंगे। बहुत बढ़िया। अब जब मैंने थंडर क्रैश सेबर आर्ट को समझ लिया है, तो अब समय आ गया है कि मैं जाकर इसकी शक्ति का परीक्षण करूं। किन नान ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया और एक बार फिर उसके चेहरे पर एक शांत भाव लौट आया। खाने के बाद किन नान ने झरने से निकलते ही ब्लैक आयरन सेबर को पकड़ लिया और लोंगू पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। दहाड़! जंगल के भीतर से एक राजसी दहाड़ गूंजी, जिससे आसपास के पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरने लगी। ये पत्तियों के रूप में बारिश की तरह था। किन नान के सामने 2 मीटर लंबा एक क्रूर बाघ था, जिसके शरीर पर 5 अलग अलग रंग थे। उसने किन नान को घूरते हुए ठंडी और शैतानी आभा बिखेरी। बाघ कुछ कदम पीछे हट गया, मानो वो हमला करने की तैयारी कर रहा हो।
किन्नान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ब्लैक आयरन सेबर को वापस ले लिया और स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने एक क्रूर बाघ का नाम मल्टीक्लर टाइगर था। यह तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर के बराबर था और इसकी ताकत तीसरे दर्जे के बॉडी टेम्परिंग दायरे में मौजूद होने के बराबर थी। अगर कोई उसके तीखे दांतों से काटा जाता तो भले ही वो तीसरी परत के शरीर के तापमान के दायरे में क्यों न हो, फिर भी उसका अंत हो जाता। इसलिए किन्नान खुद को सतर्क रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एक इंसान और एक बाघ इस जगह पर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मल्टीक्लर टाइगर किन्नान की ताकत को महसूस करने में सक्षम लग रहा था। इसके बावजूद उसने फिर भी कुछ कदम पीछे हटे, अपने शरीर को धनुष की तरह सिकोड़ते हुए, बिना किसी स्पष्ट इरादे के। किन्नान की आंखें चमक उठीं। इस समय उसका बायां पैर एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मल्टीक्लर टाइगर ने उसकी हरकत देखी, उसकी हत्या की मंशा तुरंत भड़क उठी और गुस्से से भरी फुफकार गूंज उठी। मल्टीक्लर टाइगर ने एक बेहद शक्तिशाली छलांग लगाई। उसकी छाया पलक झपकते ही किन्नान के ऊपर पहुंच गई। जानवर ने अपना मुंह खोला, अपने तीखे और भयंकर दांतों को ठंडी आभा से भरते हुए वो बेरमी से किन्नान की ओर लपका। किन्नान के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं दिखा। इस क्षण में उसका शरीर टिमटिमाया और उसके दाहिने हाथ में रखा काला लोहे का कृपान अचानक से बाहर आ गया। तुरंत ही एक वज्रपात हुआ। कृपान बिजली की तरह टिमटिमाया और इसके बाद एक ऊंची ध्वनि सुनाई दी। इस अत्याचारी प्रहार से मल्टीक्लर टाइगर का शरीर वास्तव में दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, क्योंकि वो हवा में था। थंडर क्रैश कृपाण कला, एक ऐसा प्रहार जो बिना किसी घाव के मौत का कारण बनता है। ये कृपाण कला वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि ये कृपाण कला मध्यम वर्ग के मार्शल कौशल के शिखर पर है। जब किन्नान ने इस खूनी दृश्य को देखा तो उसने कोई भी स्पष्ट भावना प्रकट नहीं की। इसके बजाय उसने अतुलनीय उत्साह महसूस किया। थंडर क्रैश कृपाण कला होने के कारण किन्नान्टो को चौथी परत के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के अस्तित्व से लड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास मिला। हालांकि वर्तमान थंडर क्रैश कृपाण कला केवल छोटी सफलता के चरण में है। मुझे अभी भी इसे चमकाना जारी रखना है। किन्नान ने जल्दी से खुद को शांत किया। उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। अगले 2 दिनों में किन्नान ने खुद को करीबी मुकाबले में डुबो लिया था। अपने विरोधियों में सबसे कठिन लड़ाई तब हुई जब उसका सामना एक राक्षसी वानर से हुआ, जो चौथे स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के विशेषज्ञ के बराबर था। राक्षसी वानर असाधारण रूप से भयंकर था और यद्यपि किन्नान विजयी हुआ, फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि किन्नान ने अभी भी बड़ी फसल काटी थी। थंडर क्रैश सेबर 8 की शक्ति लगातार शक्तिशाली होती जा रही थी। इस समय किन्नान राक्षसी जानवरों के समूह को उकसाए बिना सावधानी से पूरे जंगल में भाग रहा था। हालांकि किन्नान राक्षसी वानर द्वारा दी गई गंभीर चोट से लगभग ठीक हो गया था, फिर भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अगर उसका सामना राक्षसी वानर के बराबर के राक्षसी जानवर से होता तो वो बेहद खतरनाक स्थिति में होता। उसकी वर्तमान प्राथमिकता पूरी तरह से ठीक होने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ अमृत की खोज करना था। जब किन्नान खोज रहा था तो अचानक उसके दिल को झटका लगा। उसने महसूस किया कि असाधारण रूप से मजबूत आध्यात्मिक क्यूई दूर से बह रही है। ये आध्यात्मिक क्यूई काफी मजबूत है। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत होना चाहिए। जब किन्नान को अपने दिल में झटका लगा तो उसका आकार तेजी से मजबूत आध्यात्मिक क्यूई की दिशा में भाग गया। कुछ ही देर बाद किन्नान जंगल की गहराई में एक छोटा सा सफेद तालाब देख पाया। तालाब की सतह से सफेद धुंध निकल रही थी। ये है। किन्नान की अभिव्यक्ति बदल गई। युआन क्यूई तालाब। तथाकथित युआन क्यूई तालाब स्वर्ग और पृथ्वी के क्यूई के जमा होने से बना था। उसके सामने युआन क्यूई तालाब की परिधि 3 मीटर थी और यह 50 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के बराबर था। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मैं वास्तव में युआन क्यू तालाब का सामना करूंगा। इससे मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूं और साथ ही बचे हुए खाने के लिए भी पर्याप्त पानी होगा। किन्नान को बहुत खुशी हुई। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसके पीछे जंगल से दो आवाजें अप्रत्याशित रूप से गूंज उठीं। बड़े भाई, क्या वाकई हमारे सामने युआन क्यू तालाब है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे ये जानकारी एक प्राचीन मानचित्र से मिली है। क्या आपको लगता है कि ये झूठ होगा? ये बहुत बढ़िया है। युआन क्यू तालाब हमारे शस्त्रागार में है। हम दोनों भाई निश्चित रूप से एक बार फिर से आगे निकल जाएंगे। जब समय आएगा, मैं निर्दयता से किन्नान को सबक सिखाऊंगा। उसे सबक सिखाऊंगा, तुम बहुत दयालु हो। जब तक मुझे मौका मिलेगा, मैं उसे बर्बाद करके बर्बाद कर दूंगा। दो गुस्से भरी आवाजों के बाद जंगल से दो आकृतियां उभरी। जैसे ही वे दिखाई दिए और युआन क्यू तालाब को देखने में सक्षम हुए, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, उन्होंने किन्नान को भी बगल में देखा। देखते ही देखते उनका चेहरा कठोर हो गया। किन्नान भी अवाक रह गया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसके सामने खड़े दो लोग किन यू और किन शियाओ निकले। किन यू और किन शियाओ दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति के बारे में वे बुराबला कह रहे थे, वो वास्तव में उनके सामने आएगा। इस वजह से दोनों भाई अचंभित रह गए। किन्नान, तुम यहां क्यों हो? किन शियाओं ने अपने अचेतन मन में पूछा। हाँ, कौन परवाह करता है कि वो यहां क्यों है? किन यू ने कहा। उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और उसने ताना मारा। किन्नान, तुम स्वर्ग की राह पर नहीं चलते हो, बल्कि इस तथ्य के बावजूद नरक में आते हो कि वहां कोई प्रवेश द्वार नहीं है। हम अभी मार्शल स्किल पैवेलियन में नहीं हैं, और न ही हम किन कबीले में हैं। आज मैं उन क्षमताओं को देखना चाहता हूं जिनका तुमने पहले दावा किया था। किन यू की ऊर्जा तुरंत भड़क उठी। उसकी अत्याचारी आभा वास्तव में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की दूसरी परत तक पहुंच गई थी। किन शियाओं ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली। उसके चेहरे पर भी एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट भी हुआ, जिससे उसकी पहली परत की शारीरिक संयम क्षेत्र साधना प्रकट हुई। दोनों भाई किन्नान से घृणा करते थे और हर अवसर पर किन्नान को ताना मारना चाहते थे। हालांकि जब तक किन्नान किन कबीले में था, दोनों भाइयों ने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार किन्नान के पिता किन कबीले के कुलपति थे, एक ऐसा अस्तित्व जिसे वे भड़का नहीं सकते थे। अब हालांकि वे वास्तव में लोंगू पर्वत श्रृंखला में किन्नान का सामना कर चुके थे। भले ही वे अब उसे बैरमी से मार दे, किन कबीला इसकी जांच नहीं कर पाएगा। किन यू और किन शियाओं की नजर किन्नान पर टिकी हुई थी। वे उसके चेहरे पर डर के निशान देखने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि किन्नान ने उन्हें निराश किया। जब किन्नान ने दोनों भाइयों की ओर देखा, तो उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा। इसके बजाय वो उदासीनता से मुस्कुराया। मेरे पास क्या क्षमताएं हैं? मुझे डर है कि तुम बेशर्म और अनैतिक भाइयों में ही ये जानने की योग्यता नहीं है। किन शियाओं और किन यू का चेहरा अचानक बदल गया। वे इस हद तक क्रोधित हो गए कि वे कांपने लगे। ये मूर्ख बहुत घमंडी है। जब मौत करीब होती है, तब भी वो बेशर्मी से शेखी बघारता है। किन्नान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लाल आंखों से किन शियाओं ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे पहले अनुभव किए गए अपमान की याद आ गई थी। उसकी मार्शल स्पिरिट उसके पीछे उभरी और 3 सुनहरी किरणें लगातार टिमटिमा रही थी। जैसे ही किन शियाओं ने मार्शल स्पिरिट की लंबी तलवार को पकड़ा, वो ऐसे दौड़ा जैसे वो कोई भयंकर बाघ हो। लंबी तलवार चिपचिपी तरह से उछली और उसमें से एक ठंडी आभा निकली, जिसमें पहले स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल विशेषज्ञ की राजसी शक्ति समाहित थी। किन यू ने पीछे से ठंडी मुस्कान दी। उसके पास अपने पत्ते खोलने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि किन जियाओ ही किन नान को हराने के लिए पर्याप्त था। पहले किन नान ने किन जियाओं को सिर्फ इसलिए हराया था क्योंकि उसने किन जियाओं से पहले
बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंचने के लिए 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल किया था। इस बार किन जियाओ ने बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत भी हासिल कर ली थी और उसके पास तीसरी श्रेणी की हुआंग रैंक वाली तलवार मार्शल स्पिरिट भी थी। किन नान जैसा बेकार व्यक्ति उसका सामना कैसे कर सकता था? इस समय किन नान, जो अपनी पूर्व स्थिति में स्थिर खड़ा था, अचानक हमला कर दिया। किन नान ने अपनी कमर पर लगी ब्लैक आयरन सेबर नहीं निकाली, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक एक मुट्ठी फूट पड़ी। ये मुट्ठी वही निम्न श्रेणी की मार्शल स्किल थी जिसका इस्तेमाल उसने एक बार पहले किन जियाओं को हराने के लिए किया था, कॉलेप्सिंग फिस्ट। तुम अभी भी मुझ पर हमला करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना नया मार्शल कौशल ऑटम एक्वा स्वॉर्ड आर्ट दिखाता हूं। किन जियाओं ने तिरस्कार से किन नान की ओर देखते हुए उपहास किया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने अवशेष छोड़े और बिल्कुल शरद ऋतु के पानी की तरह उसने नीचे वार किया। ऑटम एक्वा स्वॉर्ड एक मध्यम वर्गीय मार्शल कौशल के बराबर था। यह किन जियाओं की तलवार मार्शल स्पिरिट के लिए उपयुक्त था और इसके लिए धन्यवाद। इसने उसकी ताकत को और भी अधिक शक्तिशाली बनने दिया। इस पल तलवार और मुट्ठी टकराई। किन जियाओं के चेहरे पर उपहास अचानक उसी पल में कठोर हो गया। उसके बाद डर ने उसके चेहरे को भर दिया। यह पूरी तरह से लाल हो गया था क्योंकि उसका मुंह खुला रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। एक सर्वशक्तिमान दबाव बढ़ गया। गड़गड़ाहट, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस राजसी बल के तहत किन जियाओं को पूरी तरह से टुकड़ों में उड़ा दिया गया। मांस के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो आसपास के वातावरण में फैल गए। एक ही मुक्का एक विस्फोटक मौत का कारण बना। एक दर्दनाक चीख भी नहीं सुनी जा सकी क्योंकि वो इसे बाहर निकालने से पहले ही मर गया। किन नान का चेहरा अतुलनीय रूप से शांत था। किन जियाओ जैसे किसी व्यक्ति से निपटना जिसके पास केवल पहली परत के शरीर के तापमान के दायरे की खेती थी, उसके तीसरे परत के शरीर के तापमान के दायरे की ताकत के साथ सरल था। यह धूल को उड़ाने जितना आसान था। ये किन यू का दिमाग चकरा गया। उसने ये दृश्य अचंभित होकर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई किन जियाओ अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करते हुए पराजित हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा भी मारा गया, यहां तक कि उसकी लाश भी पूरी तरह से क्षतविक्षत हो गई। किन नान, तुमने वास्तव में मेरे छोटे भाई को मारने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। किन यू ने जल्दी से अपने स्तब्ध भाव को वापस ले लिया। उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। इसके बजाय वो एक उन्मादी हत्या के इरादे से भर गया था। किन यू की पीठ से 4 सुनहरी किरणें दिखाई दी। सुनहरी किरणों के भीतर एक धनुष उभरा जो ठंडी क्यूई उत्सर्जित करता था। ये किन यू की चौथी श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट आर्कटिक धनुष थी। मरो। किन यू ने आर्कटिक धनुष को पकड़ते ही दहाड़ लगाई। उसने तुरंत इसे पूर्णिमा के आकार में खींच लिया और एक पेंग ध्वनि सुनी जा सकती थी। आर्कटिक धनुष से अचानक एक जमे हुए तीर ने गोली चलाई। ये जमे हुए तीर किन यू के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली चाल थी। तीर तीसरी परत के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के अस्तित्व को पूरी तरह से हराने में पूरी तरह सक्षम था। इसका विरोध करना असंभव था। हालांकि इस समय किन नान ने अपनी कृपाण खींची। ब्लैक आयरन सेबर आगे की ओर झुका। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज के बाद ठंडी कृपाण आभा शून्य में बिजली की तरह फट गई। टक्कर से एक जोरदार आवाज गूंजी। जो तीर चलाया गया था कृपाण आभा से टुकड़े टुकड़े हो गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा। यह कृपाण के बल का सामना करने में सक्षम नहीं था। क्या आपके पास बस इतना ही है? किन नान का चेहरा भावहीन था। मैंने उस हमले में अपनी पूरी ताकत का केवल आधा ही इस्तेमाल किया था। आप? किन यू ने यह दृश्य एक अचंभे में देखा।
उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसका गला अटक गया। एक भी शब्द नहीं बोला। उसने चौथे दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के सबसे मजबूत हमले को चैनल करने के लिए दूसरी परत बॉडी टेम्परिंग दायरे की खेती का इस्तेमाल किया। फिर भी किन नान ने वास्तव में अपनी आधी शक्ति से ही हमले का सामना किया था। ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है? आपकी साधना वास्तव में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की तीसरी परत को तोड़ चुकी है। किन यू को अचानक एहसास हुआ। उसकी निगाहें किन नान पर टिकी हुई थी, इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ। ये कैसे संभव है? आप सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले बेकार हैं। आप बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की तीसरी परत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मानक के अनुसार बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को तोड़ने वाला एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट पहले से ही स्वर्ग विरोधी घटना थी। ये बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की तीसरी परत को कैसे तोड़ सकता है? भले ही आपके पास बॉडी टेम्परिंग की असंख्य गोलियां हों, फिर भी उन्हें परिष्कृत करने और साधना करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। मार्शल स्पिरिट जागृति को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इस आधे महीने के भीतर किन नान ने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की तीसरी परत को कैसे तोड़ दिया? प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले बेकार। किन नान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, किन यू, तुम सच में मूर्ख हो। तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है? ठीक है, आज मैं तुम्हें समझाता हूं कि तथाकथित बेकार कौन है। जब किन नान बोल रहा था तो उसकी पीठ से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। 7 सुनहरी किरणें खिल उठीं और दिव्य युद्ध आत्मा एक शानदार तरीके से उभरी। ये किन यू ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसके सामने मौजूद ऊंचे मानव अवतार जैसी मार्शल स्पिरिट ने शक्तिशाली दबाव डाला, जिससे उसे घुटने टेकने और प्रार्थना करने की इच्छा हुई। ऊंचे मार्शल स्पिरिट के पीछे की 7 सुनहरी किरणों ने एक अद्वितीय चमक उत्सर्जित की। ये इतनी उज्जवल थी कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। किन नान वास्तव में एक 7वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? किन यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसका चेहरा बेजान लग रहा था जब उसने कहा, क्या तुम्हारे पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट नहीं है? तुम्हारे पास इतनी भयानक मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? इस समय किन यू को अचानक याद आया कि वो किन नान का मजाक उड़ा रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, साथ ही उसकी धमकियां भी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो बस बेहद अज्ञानी था। उसने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को बेकार कहा था जिसके पास 7वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। उसने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को धमकी दी थी जिसके पास 7वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो ये खुद को मूर्ख बनाने के बराबर होगा। 7वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट, ये कुछ ऐसा था जो लिंशुई शहर में हर 50 साल में एक बार दिखाई देता था। ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार समझ गए हो। जब तुम ये समझ गए हो तो तुम भी अपने छोटे भाई के साथ जा सकते हो। किन नान ने उदासीन तरीके से कहा। किन नान के हाथ में मौजूद काले लोहे की कृपान से तुरंत एक भिन भिनाने वाली आवाज निकली, जिसके बाद हत्या करने का इरादा हुआ, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। आह! किन यू ने अचानक प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा डर से भर गया और जमीन पर घुटने टेकते ही एक तेज दरार की आवाज सुनाई दी। उसका सिर लगातार जमीन से टकरा रहा था, जिससे कई तरह की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसने विनती की, कृपया मत मारो, मत मारो। किन यू के मुझे शब्द बोलने से पहले ही एक कृपाण की आभा चमक उठी और उसका पूरा शरीर जीवन से अलग हो गया। जैसे ही किन नान ने लाश देखी, उसका चेहरा भावहीन रहा और उसने टिप्पणी की, मैंने पहले भी कहा है, बेहतर होगा कि तुम घुटने टेककर मुझसे भीख न मांगो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते भी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बातों को दिल से नहीं लिया।
अगली दुनिया में तुम भाइयों को याद रखना चाहिए कि तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, लोगों को नीचा नहीं देखना चाहिए और निश्चित रूप से बेशर्म और अनैतिक नहीं होना चाहिए। अन्यथा जब वो समय आएगा तो तुम्हें अपने किए पर पछतावा करने का भी अधिकार नहीं होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद किन्नान ने पलटकर देखा। उसकी नजर मुश्किल से उन दो आकृतियों पर केंद्रित थी। किन्नान ने दोनों भाइयों को अपनी नजर में नहीं रखा। जीवन और मृत्यु की स्थिति में वो निश्चित रूप से नरमी नहीं बरतेंगे। किन्नान ने एक बार फिर से आसपास के माहौल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि राक्षसी जानवरों या मार्शल कलाकारों का कोई निशान नहीं है, उसने आखिरकार अपनी सतर्कता कम की और युआन क्यू तालाब की ओर चल पड़ा। किन्नान युआन क्यू तालाब के भीतर क्रॉसलेग बैठ गया। दिव्य युद्ध आत्मा उसकी पीठ से उभरी और खड़ी हो गई। फजी मानव अवतार ने एक अत्याचारी आकर्षण बल उत्सर्जित किया, जिससे युआन क्यू तालाब के भीतर आध्यात्मिक क्यूई उमड़ पड़ा। किन्नान ने अपने शरीर को पोषण देने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का मार्गदर्शन करना शुरू किया। राक्षसी बंदर के साथ लड़ाई के कारण हुई चोटों को ठीक करने की अनुमति दी। युआन क्यू तालाब के भीतर आध्यात्मिक क्यूई का लगभग 1/3 अवशोषित करने के बाद किन्नान का शरीर कांप उठा। उसने खुद को पूरी तरह से पुनर्जीवित महसूस किया। मैं आखिरकार चोट से उबर गया हूं। किन्नान ने संतुष्टि में अपनी आंखें खोली और खुद से सोचा, युआन क्यू तालाब में अभी भी बहुत सारी आध्यात्मिक क्यूई बची हुई है, मेरे लिए ठीक से साधना करने और उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त। किन्नान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे दिल से दिव्य युद्ध आत्मा को अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में किन्नान की साधना शरीर के तापमान को कम करने के दायरे की तीसरी परत तक पहुंच गई है। उसकी त्वचा, मांस, मांसपेशियां और हड्डियों को पहले ही अस्थायी रूप से तड़का लगाया जा चुका था। केवल आंत और रक्त ही बचा था। किन्नान का वर्तमान उद्देश्य अपने आंत पर ध्यान केंद्रित करना था। आंत को तड़का लगाना त्वचा, मांस, मांसपेशियों और हड्डियों को तड़का लगाने से अलग था। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि आंत बहुत कमजोर थी। अगर कोई तड़का लगाते समय थोड़ी सी भी गलती करता है तो वो खुद को घायल कर सकता है। अतीत में किन्नान ने लिंशुई शहर में एक दुष्ट साधक के बारे में सुना था जो अपने आंत को तड़का रहा था। दुर्भाग्य से उसने गलती की और विस्फोट हो गया। किन्नान ने सावधानीपूर्वक बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया और उसे अपने आंत की ओर निर्देशित किया, उन्हें उसमें मिला दिया। इस प्रकार आंत को तड़का लगाने के सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त हुए। साधना करते हुए पूरे 6 घंटे बीत गए। जब युआन क्यू तालाब की आध्यात्मिक क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई तो किन्नान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से एक सुस्त विस्फोट जो ड्रम की आवाज के समान लग रहा था, सुना जा सकता था। मैंने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की चौथी परत को तोड़ दिया है। किन्नान की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। किन्नान अपने शरीर में होने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब उसने अतीत में निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल कोलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग किया था तो वो उसमें केवल बाहरी शक्ति ही डाल पाया था। हालांकि अगर वो अब कोलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग करता है तो वो उसमें आंतरिक शक्ति भर सकता है। अगर वो कोलैप्सिंग फिस्ट में आंतरिक शक्ति भरता है तो ये एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल की शक्ति को प्रकट करेगा। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की चौथी परत, ये न केवल भौतिक शरीर को बदल देगा बल्कि ये आपको अपने शरीर की उच्च समझ भी देता है। लोंगू पर्वत श्रृंखला के भीतर इन 2 दिनों ने मुझे बहुत अच्छी फसल काटने की अनुमति दी है। हालांकि अब वापस लौटना थोड़ा जल्दी होगा। बेहतर होगा कि मैं यहां रहूं और अभ्यास जारी रखूं। किन्नान ने निर्णय लेने से पहले कुछ देर तक सोचा। 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां जो किन तियान उसके लिए प्राप्त कर रहा है, उन्हें कुछ समय लगेगा।
अगर किन नान को किन कबीले में लौटना था तो वो केवल खुद ही कड़ी मेहनत करके साधना कर सकता था। उस स्थिति में लोंगहू पर्वत श्रृंखला में रहना बेहतर होगा। सबसे पहले इससे उसका युद्ध अनुभव बढ़ेगा। दूसरे, अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो किसी तरह की भाग्यशाली मुठभेड़ भी प्राप्त कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने युआन क्यू तालाब की खोज की थी। किन नान ने बाकी समय खुद को निखारने में लगाया। वो जंगल में एक अकेले भेड़िए की तरह था जो आता जाता रहता था, लगातार हर राक्षसी जानवर का वध करता रहता था। इस बार उसने जिन राक्षसी जानवरों को मारा था वे चौथी श्रेणी के थे। उसने 5वीं श्रेणी के जानवरों के साथ भी वार किया था। मेरी थंडर क्रैश सेबर 8 की शक्ति धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे एक और सफलता मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कि नान ने खुद से सोचा और वो पूरी गति से जंगल में भाग गया। 2 दिनों की लड़ाई के दौरान उसने पाया कि उसकी कृपाण की गति और तेज होती जा रही थी। कभी कभी राक्षसी जानवर खुद किन नान को एहसास होने से पहले ही मर जाता था। इस स्थिति ने किन नान को कुछ संदेह पैदा करने पर मजबूर कर दिया। वो स्वाभाविक रूप से अपनी धारणा के बारे में स्पष्ट था और तार्किक रूप से कहें तो उसकी धारणा अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। वास्तव में उसकी बढ़ी हुई धारणा का कारण क्या था? इस पर विचार करने के बाद किन नान ने दिव्य युद्ध आत्मा को देखा। उस समय किन नान भी इस बारे में निश्चित नहीं था। यदि दिव्य युद्ध आत्मा वास्तव में एक अभ्यासी की धारणा को बढ़ा सकती है और साथ ही साथ अपने स्वयं के ग्रेड को भी बढ़ा सकती है, तो इसकी शक्ति उससे कहीं अधिक होगी, जिसे हम भयानक कहते हैं। किन नान ने मन ही मन सोचा। जब किन नान अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था, अचानक सामने से एक धीमी आवाज सुनाई दी। जब से उसने बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत में सफलता प्राप्त की थी और साथ ही अपने अंदरूनी अंगों को मजबूत किया था, तब से किन नान ने देखा था कि उसकी दृष्टि, श्रवण, अन्य चीजों के साथ साथ काफी सुधार हुआ था। अनिवार्य रूप से 20 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी हलचल को किन नान द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलो इसे जांचते हैं। किन नान ने फैसला किया क्योंकि उसने अपनी आभा को वापस खींच लिया। उसकी आकृति एक राक्षस की तरह थी क्योंकि वह चुपचाप आवाज का अनुसरण कर रहा था। कुछ ही देर बाद किन नान के सामने लोगों का एक समूह दिखाई दिया। लोगों के समूह में 3 मध्यम आयु वर्ग के हटे कट्टे आदमी थे। वे तीसरी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक की आभा दे रहे थे। इसके अलावा विपरीत पक्ष के हावभाव से एक निश्चित भ्रष्टता का पता चला। यह स्पष्ट था कि वे लंबे समय से लोगों को मार रहे थे। 3 अधेड़ उम्र के हटे-कटे आदमियों के बीच एक जवान लड़की थी। जवान लड़की के शरीर पर एक सफेद फर की टोपी और एक इंडिगो रंग की लंबी स्कर्ट थी। इससे उसके सुडौल और नाजुक फिगर का पता चलता था। हालांकि जवान लड़की के चेहरे पर अधीरता और अहंकार भरा हुआ था। किन नान इस जवान लड़की को देखकर चौंक गया। ये वही है। किन नान ने इस लड़की को पहचान लिया और उससे अच्छी तरह परिचित था। इस जवान लड़की का नाम फैंगजू था और वो फैंग कबीले के कुलपति की बेटी थी। किन कबीले और फैंग कबीले को लिनशुई शहर के भीतर 2 प्रमुख कुलों के रूप में पहचाना जाता था। दोनों कुलों के पास एक जिएंटियन दायरे विशेषज्ञ था। उनके अधीनस्थों में असीम क्षमता के साथ साथ अनगिनत शिष्य भी थे। इसके अलावा किन कबीले का उदय किन तियान के सत्ता में आने के 10 साल बाद ही हुआ था, जबकि फैंग कबीले का इतिहास 100 साल पुराना था। ये अपने आप में बेहद भयावह था। अतीत में एक अफवाह थी कि एक असाधारण प्रतिभा थी जिसके पास फैंग कबीले के भीतर 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी। हालांकि ये जानकारी सच है या नहीं, ये अज्ञात था क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। किन कबीले के उदय के बाद से दोनों परिवारों में एक छोटी सी कलह चल रही थी। इसी तरह से किन नान ने पहले भी कई मौकों पर फैंग जू से मुलाकात की थी, बस उन्होंने कभी ठीक से दोस्ती नहीं की।
वो यहां क्या कर रही है? किन नान को संदेह हुआ। आधे महीने पहले जब किन कबीले में मार्शल स्पिरिट जागृति हुई थी, उसी समय फैंग कबीले में भी ये जागृति हुई थी। फेंग कबीले को उतना सम्मान नहीं मिला क्योंकि किन नान एक असाधारण प्रतिभा द्वारा एक मार्शल स्पिरिट के कचरे को जगाने के मामले ने बाकी सभी का ध्यान आकर्षित किया। फेंग कबीले भी बहुत शांत थे। उन्होंने ज्यादा खबरें नहीं बताई। हालांकि चूंकि फेंग कबीले ने अपनी मार्शल स्पिरिट्स को जगाया है, इसलिए उन्हें कबीले के भीतर रहकर सावधानी पूर्वक खेती करनी चाहिए और अपनी खेती को बढ़ाना चाहिए। वो अचानक अपने साथ कुछ निजी रक्षकों को लोंगू पर्वत श्रृंखला में क्यों ले आई? जब किन नान को संदेह हो रहा था, तो फेंग जू ने अचानक तीखे लहजे में पूछा, क्या हम अभी भी वहां नहीं हैं? क्या तुम तीनों बेवकूफों ने नक्शे को ठीक से चेक किया? अगर तुम मुझे गलत जगह ले आए, तो ये युवती तुम्हें माफ नहीं करेगी। मिस, हम गलत जगह नहीं गए। जिस जर्जर गुफा से हम मिले, उसके अलावा वास्तव में कोई और गुफा नहीं है। ये संभव है। ये संभव है क्योंकि ये नक्शा नकली है। मध्यम आयु वर्ग के एक मोटे आदमी ने कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ तर्क किया। क्या? फैंग जू का चेहरा ठंडा हो गया। मैं जो नक्शा अपने साथ लाया हूं, वो नकली कैसे हो सकता है? बेहतर होगा कि आप ठीक से देखें, और अगर आपको ये नहीं मिलता है, तो उस समय ये युवती आपको ठीक से सबक सिखाएगी। 3 मध्यम आयु वर्ग के मोटे पुरुषों ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तुरंत सिर हिलाया। इसे खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक किन नान की दिशा में चल रहा था। किन नान अपनी आकृति को छिपाते हुए हमेशा की तरह स्थिर रहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की वर्तमान साधना के साथ किन नान को खोजना व्यावहारिक रूप से असंभव था। तीसरे स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के अभ्यासी और चौथे स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के अभ्यासी के बीच गुणात्मक अंतर था। इसके अलावा फेंग कबीले के सेवकों के बीच संक्षिप्त बातचीत से किन नान ये निर्धारित करने में सक्षम था कि विपरीत पक्ष का उद्देश्य किन यू और किन शियाओं के समान ही था, लोंगो पर्वत श्रृंखला के भीतर खजाने की खोज करना। किन नान थोड़ा उत्सुक था। वो देखना चाहता था कि उन्हें किस तरह का खजाना मिलेगा। इस समय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो किन नान की दिशा में चल रहा था, अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उसने किन नान के स्थान की ओर देखा और हत्या के इरादे से भरी आवाज में कहा, कौन है? तुरंत अपने आप को दिखाओ। किन नान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने वास्तव में उसे खोज लिया था। जब से किन नान की साधना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंची थी, तब से वो खुद को छिपाने में बहुत आश्वस्त था। जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों को नियंत्रित कर लेता है, तो वो अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। अगर वो अपनी आभा को उत्सर्जित करना बंद कर देता है, तो लोगों के लिए उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र की तीसरी परत पर मौजूद साधक के लिए किन नान को खोज पाना असंभव होना चाहिए। यह देखकर कि उसे खोज लिया गया है, किन नान को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। हालांकि वो चुप नहीं रहा या उसने भागने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने खुले तौर पर बाहर निकलने का फैसला किया और उदासीनता से पूछा, तुमने मुझे कैसे खोजा? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा अचंभित लग रहा था। आमतौर पर जो लोग खोजे जाते हैं, वे घबराए हुए या हत्या करने के इरादे से दिखते हैं। हालांकि उसके सामने खड़े युवक की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। इससे उसे आश्चर्य हुआ। इसके तुरंत बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने होश में आ गया। उसके चेहरे पर अवचेतन रूप से गर्व की भावना झलक रही थी। मैंने जिस मार्शल स्पिरिट को जगाया था, उसका नाम मिस्टग्रास्ट है। हालांकि इसका दर्जा बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसमें 10 मीटर की परिधि के भीतर सब कुछ महसूस करने की क्षमता है। अपने आप को छिपाने का तुम्हारा तरीका आकर्षक है, और अगर तुम मेरी क्षमता के दायरे में नहीं होते, तो मेरे लिए तुम्हें खोज पाना निश्चित रूप से असंभव होता। किन नान का दिल कांप उठा। उसने ये पहले से नहीं सोचा था।
मार्शल स्पिरिट के कई अलग अलग प्रकार हैं और उनकी संख्या अनंत है। हालांकि मार्शल स्पिरिट के बीच एक स्पष्ट अलगाव है, लेकिन उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, दो भाई किन यू और किन जियाओ। एक के पास धनुष मार्शल स्पिरिट थी, जबकि दूसरे के पास तलवार मार्शल स्पिरिट थी। इन दोनों मार्शल स्पिरिट को एक आक्रामक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उसके पहले इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मार्शल स्पिरिट को एक जांच प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मैं निश्चित रूप से अपनी साधना के कारण सभी को कम नहीं आंक सकता, किन नान ने खुद से सोचा। इस मामले को एक चेतावनी के रूप में माना जा सकता है। इस समय फैंग जू की क्रोधित आवाज गूंजी, कौन? इस युवती का पीछा कौन कर रहा था? अन्य दो मध्यम आयु वर्ग के हट्टे-कट्टे पुरुषों के साथ फैंग जू तुरंत वहां पहुंची। किन नान की आकृति को देखने के बाद फैंग जू की मूल रूप से क्रोधित अभिव्यक्ति तुरंत ही अचंभित हो गई। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति किन नान है। इस समय तीनों हट्टे-कट्टे पुरुषों ने तेजी से किन नान को घेर लिया और उन्हें मारने की नीयत से हमला कर दिया। अगर किन नान थोड़ी सी भी हरकत करती तो तीनों पलक झपकते ही विनाशकारी हमला कर देते। किन नान, तुम जैसी बेकार लड़की मेरा पीछा कैसे कर सकती है? फैंग जू ने सोचा कि यह अकल्पनीय था। वो संदेह से भर गई और उसने पूछा, क्या तुम जैसे बेकार आदमी को किन कबीले में ठीक से अभ्यास नहीं करना चाहिए? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तीनों अधेड़ उम्र के तगड़े आदमियों के चेहरे पर धीरे धीरे अचंभा सा छा गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो युवक उनका पीछा कर रहा था वो वास्तव में लिनशुई शहर का प्रसिद्ध किन नान था। नंबर एक प्रतिभाशाली, जो नंबर एक बेकार आदमी में बदल गया था। उसी समय तीन अधेड़ उम्र के तगड़े आदमियों ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि किन नान अपनी प्रथम श्रेणी की मार्शल स्पिरिट और केवल आधे महीने की साधना के साथ उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। किन नान के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक छा गई। शुरू में उसे फैंग जू से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगी, बेकार शब्द लगातार उगलने लगेगा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं किन कबीले में अभ्यास कर रहा हूं या नहीं? किन नान ने उदासीन तरीके से जवाब दिया। इसके अलावा मुझे तुम्हारा पीछा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस गुजर गई, बस इतना ही। अब जब तुम मुझे पा ही गए हो तो मैं यहां नहीं रहूंगी। किन नान की बात खत्म होने के बाद वो तुरंत मुड़ा और जाने लगा। उसे लगा कि वो आगे किसी और के साथ जुड़ना नहीं चाहता। तुमने क्या कहा? वही रुक जाओ। अगर तुम तुरंत इस महिला के सामने झुककर माफी नहीं मांगोगे तो तुम आज नहीं जा पाओगे। फैंग जू की आवाज में अतुलनीय रूप से तीखी आवाज थी। फैंग जू का मूड आज बहुत ही खराब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लिनशुई शहर में एक बहुत महंगा प्राचीन नक्शा खरीदा था। इसके बाद वो नक्शे में मौजूद खजाने की खोज के लिए अपने साथ अपने रक्षकों को लेकर आई। वो गुप्त रूप से खजाना हासिल करना चाहती थी और फिर उसे कबीले में वापस लाना चाहती थी। इससे निश्चित रूप से उसके माता पिता के मन में उसके लिए एक नया सम्मान पैदा होगा। हालांकि वे पहले ही 4 घंटे तक नक्शे का अनुसरण करते हुए खोज कर चुके थे, लेकिन जर्जर गुफा के अलावा वहां कुछ और नहीं था। हालांकि फैंग जू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसका दिल पहले से ही इस तथ्य के बारे में स्पष्ट था कि यह प्राचीन नक्शा एक घोटाला था। यह सोचना कि वो फैंग कबीले की युवा महिला कुछ हद तक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ अप्रत्याशित रूप से ठगी गई थी। वो कैसे नाराज नहीं हो सकती थी? अब जबकि किन नान उसके सामने उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया लेकर आया था, इसने फैंग जू के पहले से ही भयानक मूड को तुरंत भड़का दिया। तुम जैसे बेकार आदमी के पास मुझसे इस तरह से बात करने की क्या योग्यता है? किन नान, क्या तुम वाकई सोचती हो
कि तुम अभी भी नंबर 1 प्रतिभाशाली हो। ये तो बस मौत को बुलावा देना था। झूठ बोलो और माफी मांगो। किन्नान को लगा कि यह पूरी तरह से बेतुका है। वो खुद को रोक नहीं सका और उसने कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम चाहती हो कि मैं झुककर माफी मांगूं? मैं क्यों झुककर माफी मांगूं? चूंकि तुम्हें झुककर माफी मांगना इतना पसंद है, तो तुम क्यों नहीं झुककर माफी मांगती? शुरू में किन्नान ने सोचा था कि दोनों भाई किन यू और किन शियाओ अनैतिक और बेशर्म थे। कौन सोच सकता था कि ये फैंग जू उनसे भी बदतर था। जैसे ही उसने उसे देखा, वो चाहती थी कि वो झुककर माफी मांगे। क्या तुम मुझे डांटने की हिम्मत कर रहे हो? चूंकि फैंग जू अतुलनीय रूप से असभ्य और अनुचित व्यवहार कर रही थी, इसलिए उसकी हत्या की मंशा तुरंत भड़क उठी। अगर तुम किन कबीले के युवा स्वामी नहीं होते, तो तुम जैसे बेकार आदमी के पास मेरे सामने झुकने और माफी मांगने की योग्यता भी नहीं होती। पुरुषों, मेरा आदेश मानो। मैं चाहता हूं कि तुम उसके अंगों को काट दो और उसके डेंटियन को नष्ट कर दो। किन्नान का चेहरा तेजी से ठंडा होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये फैंग जू वास्तव में इस हद तक घमंडी होगी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तो वो तुम्हारे अंगों को काट देती और तुम्हारे डेंटियन को नष्ट कर देती। ये लड़की, उसका दिल कितना दुर्भावनापूर्ण था। 3 मध्यम आयु वर्ग के मजबूत पुरुषों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्हें केवल उस पर दया आ गई। वे किन्नान की ओर बढ़े और एक साथ मुक्का मारा। वे पहले से ही फैंग जू के इस तरह के आदेश के आदी थे। तीनों लोगों को पता नहीं था कि वे पहले ही कितने अंग काट चुके थे और फैंग जू के आदेश के तहत उन्होंने कितने डेंटिन नष्ट कर दिए थे। फैंग जू ने इस दृश्य को मजाक में देखा। इस तुच्छ प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट कचरे ने वास्तव में मुझसे इस तरह के असभ्य तरीके से बात करने की हिम्मत की। ये सीधे मौत को आमंत्रित करना था। वर्तमान में फैंग जू को लगभग किन्नान की उपस्थिति की कल्पना हो गई थी, जो जमीन पर लेटा हुआ था और बुरी तरह से चीख रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे अन्याय और दुश्मनी के साथ खेलूंगा। जिस क्षण तुम मुझे देखते हो, तुम मेरे अंगों को काटना चाहते हो और मेरे डेंटियन को नष्ट करना चाहते हो। फिर मुझे देखने दो कि तुम ऐसा कैसे करने जा रहे हो। किन्नान इस हद तक क्रोधित हो गया कि वो हंसने लगा। उसने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया और चौथी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की आभा तुरंत बढ़ गई। भिन भिनाना। इस पल में फैंग जू की घमंडी मुस्कान जम गई। वो केवल इतना महसूस कर सकती थी कि उस पर बहुत दबाव था, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। एक पल में उसका पूर्व तिरस्कार और उपहास पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसकी जगह डर था जो उसके भीतर पनप रहा था। तीनों हटे कट्टे आदमी अचानक अपनी जगह पर रुक गए। वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वो प्रसिद्ध बेकार आदमी, जिसके पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, वास्तव में चौथे स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक की आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह कैसे संभव था? उसे मार डालो, उसे तुरंत मार डालो। इस पल में फैंग जू को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गई हो, क्योंकि उसकी तीखी आवाज गूंज रही थी। किन्नान जैसा बेकार वास्तव में इतना अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी आभा उत्सर्जित कर रहा था। फैंग जू बस इसे स्वीकार करने में असमर्थ थी। वो इस स्थिति से निपटने का केवल एक ही तरीका जानती थी, और वो था किन्नान को मरवाना। चाहे कुछ भी हो, किन्नान को मरना ही था। तीनों हटे कट्टे पुरुषों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि वे तुरंत अपने सदमे से उबर गए। उनकी मार्शल स्पिरिट्स उभरी, क्योंकि उनकी पीठ से एक साथ पीली किरणें निकल रही थी। इन तीनों पुरुषों के पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट था। इसके बाद 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक साथ हमला किया। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे कि उनकी आभा और मार्शल स्पिरिट एक साथ मिल गए हों। मार डालो। तीनों हटे कट्टे पुरुषों ने तुरंत एक साथ हमला किया। उन्होंने सभी ने बिल्कुल वही तकनीक इस्तेमाल की जो धीरे धीरे एक साथ मिल गई और एक दुर्जेय मार्शल स्किल बन गई।
इसकी शक्ति असीम थी और इससे कोई हिल नहीं सकता था, बस भागने या बचने में असमर्थ था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये तीनों फैंग जू के रक्षक बन सकते थे। केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट्स के साथ साथ थर्ड लेयर बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना के बावजूद इस तरह की क्षमता रखना। हालांकि ये मेरे कृपान को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किन नान की आंखों में निर्दयता के भाव थे। वो न तो डरा था और न ही डरा हुआ था। उसके हाथों में मौजूद ब्लैक आयरन सेबर एक गरजती हुई आवाज के साथ नीचे झूल गया, जो ठंडी रोशनी के एक टुकड़े में बदल गया। आह! 3 ठंडी चीखें गूंजी, लेकिन बीच में ही रुक गई। ऐसा लगा जैसे उनके गले अचानक से काट दिए गए हों, जिससे वे कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। 3 अधेड़ उम्र के लोगों को किन नान के एक ही वार से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिससे चारों ओर खून की लहर दौड़ गई। फेंग जू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसका पहले जैसा नाजुक और सुंदर चेहरा पलक झपकते ही डर में बदल गया। उसके सामने खूनी दृश्य एक विशाल पंजे की तरह था, जो उसके शरीर पर चिपक गया, जिससे उसकी सांस रुक गई। उसके रक्षक हार गए, भले ही उन्हें चौथे स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक का सामना करना पड़े, फिर भी उन्हें अपनी जमीन पर टिके रहना चाहिए। हालांकि वर्तमान में वे अपने प्रतिद्वंद्वी के एक भी वार को रोकने में सक्षम नहीं थे। किन्नान नामक इस नंबर 1 बेकार की ताकत कितनी भयावह थी। युवा महिला फेंग, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? इस समय किन्नान की आवाज फेंग जू के कानों में गूंजी। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे 4 अंगों को काटने और मेरे डेंटिन को नष्ट करने जा रही हो? अपने रक्षकों को गलती से मारने के लिए मुझे माफ करें। वे अब मेरे अंगों को काटने और मेरे डेंटिन को नष्ट करने के अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। उस स्थिति में क्या आप व्यक्तिगत रूप से मुझे नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही फेंग जू ने यह सुना, उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया।